तालिबानियों ने अफगानिस्तान पर पूरी तरह से कब्जा जमा लिया है। हथियारबंद तालिबानियों ने जबरन अफगानिस्तान के कई शहरों में कब्जा कर लिया और तो और राजधानी काबुल भी अब तालिबानियों के कब्जे में है। अफगान आर्मी ने हथियारबंद तालिबानियों के सामने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया। इसी बीच यूएस आर्मी के साथ अफगानिस्तान में काम करने वाले उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के रहने वाले अशोक सिंह वापस आए हैं। उनका कहना है कि अफगानिस्तान में हर ओर डर और दहशत का माहौल है। अशोक सिंह ने बताया कि किस तरह से तालिबानियों ने क्रूरता दिखाते हुए अफगानिस्तान पर कब्जा किया। उन्होंने कहा कि अमेरिकन बेस पर काम करते समय उन्हें अचानक ये आदेश मिला कि जल्द से जल्द उन्हें वो बेस खाली करना है। 2 घंटे के भीतर सारे यूएस आर्मी के लोग बेस खाली करके अफगानिस्तान छोड़ चुके थे। अशोक सिंह ने यूपी न्यूज़ से खास बातचीत की। अशोक सिंह ने बताया कि किस तरह तालिबानियों ने अफगानिस्तान पर क्रूरता दिखाते हुए कब्जा किया और इस समय वहां का माहौल आखिर क्या है। आइए सुनते हैं अशोक सिंह द्वारा यूपी न्यूज़ से की गई खास बातचीत का वो अंश। तालिबानियों ने 4 दिन पूर्व एक बार फिर से अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। अफगानिस्तान के तमाम बड़े नेता देश छोड़कर जा चुके हैं। यूएस आर्मी जो कि वहाँ रह रही थी अफगानिस्तान में, यूएस आर्मी भी तालिबानियों के पहुँचने के कुछ घंटे पहले ही देश छोड़ चुकी है। अफगानिस्तान से यूएस आर्मी भी वापस लौट चुकी है। हमारे साथ यूएस आर्मी के साथ काम करने वाले अशोक सिंह हैं। हम उनसे बात करते हैं कि आखिर वहाँ का माहौल क्या था, यूएस आर्मी वहाँ रह रही थी तो यूएस आर्मी को क्या तालिबानियों से कोई खतरा था। तो ये तमाम बातों पर जवाब देने के लिए हम उनके साथ हैं। अशोक सिंह जी वो बताएंगे कि आखिरकार अफगानिस्तान की वर्तमान में स्थिति क्या है। बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपी न्यूज़ में। धन्यवाद। हम जानना चाहते हैं अशोक जी कि आप यूएस आर्मी के साथ काम करते थे तो क्या कंडीशन थी वहाँ पर जब आप रह रहे थे, किन परिस्थितियों में आपको वापस आना पड़ा? जी, यूएस आर्मी के साथ एक्चुअली जिस कैंप में मैं काम कर रहा था उस कैंप से मैं जुड़ा था सन 2017 नवंबर में। उसके बाद मैं कंटिन्यूस वहाँ पे काम कर रहा था। पिछले कुछ 3-4 महीनों से एक हौच-पौच की स्थिति वहाँ बनी हुई थी पूरे कैंप में। कोई एक कुछ कंफर्म नहीं था क्या होने वाला है आगे, क्योंकि यूएस ने पहले ही कमिट कर लिया था तालिबान के साथ जो है दोहा की मीटिंग में कि हम अगस्त में ये कंट्री खाली कर देंगे। अगस्त में हमारा यहाँ कोई भी सैनिक नहीं बचेगा। सबसे पहले जो है इन्होंने जून के आसपास, जून के एंड में एक इनका सबसे बड़ा कैंप है, कैंप बगराम जो कि काबुल शहर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पे है। इन्होंने कैंप बगराम को पूरी तरह से इवैक्यूएट कर दिया। सडनली रात में सारे लोग कैंप से निकल गए। उस कैंप के निकलने के बाद तालिबान एकाएक एक्टिव हो गया पूरे अफ़गानिस्तान में। ये वो कैंप जो है सबसे बड़ा एक सपोर्ट था यूएस के लिए और सबसे ज़्यादा सोल्जर जो अफ़गानिस्तान के थे उसी कैंप के अंदर थे। तो बगराम कैंप खाली करने के बाद यूएस एक्टिव हुआ। सबसे पहले उसने जो है कांधार में अटैक करना चालू किया आर्मी पे। आर्मी ने भी वहाँ पे अच्छे से फ़ाइट की, लेकिन फाइट में सबसे पहले एक जो डिस्ट्रिक्ट था स्पिन बोल्डक, वहाँ पे कब्जा किया। उसी फाइटिंग के दौरान ही अपना जो हिंदुस्तान का पत्रकार था इंडिया का, दानिश, वो भी जो वो आर्मी के साथ पूरा कवरेज कर रहे थे उसी वीडियो का कंधार में, उनकी हत्या हो गई वहाँ पे। कांधार कब्जा करने के बाद जो है ये थोड़ा सा नॉर्थ एरिया में बढ़े हैं। नॉर्थ एरिया जो है एक आपका प्रोविंस है जरंज। तो जरंज और डेलाराम एक रोड है, इंडिया ने ही बनवाया हुआ है, ईरान का बॉर्डर लगता है। तो जरंज में यहाँ पे इन्होंने कब्जा किया। फिर ये मजार साइड बढ़े अभी लास्ट में, मतलब ये अगस्त के ही स्टार्टिंग में ही मजार साइड ये बढ़ गए थे। मजार आते आते पहले से ही लोगों को पता चल गया कि मजार में ये कब्जा कर लेंगे, तो वहाँ भी ज़्यादा फाइट नहीं हुई है। मजार में भी, मजार उनके सिटी में इंटर करने से पहले ही इंडिया ने भी अपना जो कॉन्सुलेट था वहाँ से सबको इवैक्यूएट करवा दिया था। उसके बाद मजार पे कब्जा करने के बाद ये सबसे बड़ा प्रोविंस है। एक कांधार सबसे बड़ा प्रोविंस है, मजार सबसे बड़ा प्रोविंस है। मजार के बाद हीरात है, हीरात भी इन्होंने कब्जा किया। हीरात के बाद अब मेन जो सबसे बड़ा प्रोविंस बचता है काबुल है। बीच के जितने और प्रोविंस हैं वो छोटे छोटे प्रोविंस हैं। तो ये छोटे छोटे प्रोविंस धीरे धीरे कब्जा करते चले आए। कब्जा भी ऐसा नहीं हो रहा था कहीं गए फाइट किए, आर्मी ने कहीं फाइट इनसे किया ही नहीं है। आर्मी सीधे सरेंडर कर देती थी, ये सीधे अपना गवर्नर से कोऑर्डिनेट करते थे कि हम आ रहे हैं, हमको सत्ता ट्रांसफ़र कर दो। तो अपना गवर्नर ऑफिस में ही बैठ के पेपर पे सब साइन उन करके हैंड ओवर लेते थे 4 जी। कहीं फाइटिंग हुई ही नहीं है। लेकिन अब काबुल एक तरह से सबके मन में एक ये था कि काबुल ये नहीं आ पाएंगे इतनी जल्दी। ये भले कांधार पहुंच गए, मजार पहुंच गए और आसपास के छोटे छोटे प्रोविंस पहुंच गए, तो ये कहीं मतलब काबुल में इंटर इतना जल्दी न कर पाएंगे, क्योंकि काबुल में बहुत पूरा आर्मी का बेस है, अफ़गान आर्मी है। यहाँ आर्मी अच्छे से फाइट करेगी।
इवन 10 अगस्त के आसपास एक कोई न्यूज़ भी जो है पब्लिश हुई, वहाँ से पब्लिश हुई थी यूएस इंटेलिजेंस की। उसका आर्टिकल यहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी जो है छापा हुआ था उसी को, कि तालिबान को काबुल पहुँचने में कम से कम 1 महीने का समय लगेगा। अगर आर्मी फाइट करती है तो हो सकता है 3 महीने लग जाए। 90 दिन के अंदर यहाँ पे काबुल शहर में जो है इंटर कर पाएगा तालिबान। ये 10 अगस्त का कुछ न्यूज़ पब्लिश हुआ था शायद। 10 अगस्त का न्यूज़ और 15 अगस्त को तालिबान का कब्जा, तो अपने आप में मतलब इंटेलिजेंस का फेलियर बोलिए, कुछ भी बोलिए, तो कोई मतलब एक तरह से भाप ही नहीं पाया कि इतनी जल्दी तालिबान काबुल पहुंच जाएगा। नहीं, एक सवाल है हमारा, जैसे कि आप कह रहे हैं कि आर्मी ने फाइट नहीं किया कहीं से, क्यों ऐसी स्थिति क्यों बन गई कि आर्मी सरेंडर करती चली गई? अब वो ऐसी स्थिति मतलब एक तरह से जो तालिबान की बर्बरता है वो सबको पता है, आर्मी को भी पता है कि भाई अब इतने बर्बर हैं, इनके साथ फाइट करेंगे तो जान गंवानी पड़ेगी, इससे बेहतर है कि इनके आगे सरेंडर हो जाओ, इन्हीं की सत्ता में हमको जॉब करनी है, हमारा ही देश है, हमारे ही लोग हैं। अब एक ही घर के जो है 2 मेंबर हैं, 2 मेंबर में एक मेंबर तालिबान को सपोर्ट कर रहा है, एक मेंबर डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहा है, तो एंड ऑफ द डे दोनों भाई भाई ही हुए। तो वही समझिए कि एक तरह से भाई भाई वाला नेचर हो गया और सरेंडर कर दिया उनके सामने। यूएस आर्मी तालिबानियों के पहुंचने के पहले अपना बेस कैंप क्यों खाली कर दिया? नहीं, यूएस आर्मी इनका तो पहले से ही कमिटमेंट था। इनको यह था कि हमको फाइट नहीं करनी है। हमने आपको 20 साल की ट्रेनिंग दी हुई है, 20 साल हमने आप पे स्पेंड किया। अब 20 साल में इन्होंने इनकी 3.5 लाख की सेना बनाई हुई है। इनकी जो टोटल आर्मी की सेना है करीब 3.5 लाख के आसपास है। तालिबानियों की जो टोटल संख्या है वो करीब 1 लाख है। अब ये 3.5 लाख 1 लाख से फाइट नहीं कर पा रहे हो, आपको हमने ट्रेनिंग दी हुई है, इतना हमने 20 साल आपके ऊपर खर्च किया। इनकी जो पूरी सैलरी होती है वो भी यूएस गवर्नमेंट पे करती है अफ़गान आर्मी की। तो इतने इंसिडेंट के बाद भी अगर आप फाइट नहीं कर रहे हो, अब आप एक्सपेक्ट करो कि हम जो है फ्रंट पे आके फाइट करें, तो फिर क्या फ़ायदा आपको ट्रेनिंग देने का, आपके ऊपर पैसा लगाने का। 20 साल हमने पैसा लगाया, तो एक उसका भी होता कि उसने कोई फ्रंट पे आया ही नहीं। और एक उनका कमिटमेंट भी था कि हम अगस्त में यहाँ से विड्रा कर देंगे। लेकिन उनका एक कमिटमेंट ये भी था कि अगर आप शांति से आओगे तब तो ठीक है, अगर आप अब लड़ाई करोगे, खून खराबा करोगे, तो फिर हम अपना डिसीजन चेंज कर सकते हैं। लेकिन आर्मी ने खुद ही सरेंडर कर दिया, कहीं फाइटिंग हुई ही नहीं उस तरह से, क्योंकि कोई फाइट हो जान जाए तो एक बार किसी भी इंटरनेशनल प्रेशर पड़ेगी, हाँ भाई यहाँ पे प्रॉब्लम है, चलो इसको रोका जाए। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। आप जिस कैंप में रहते थे वहाँ पे, जिस बेस कैंप में, क्या वहाँ पे यूएस आर्मी का हथियार भी रखा जाता था या इस तरह के? आप अपना काम बताइए, आपका काम क्या था वहाँ पे? जी, जो मेरा कैंप था बेसिकली काबुल शहर से लगभग ये 15 किलोमीटर दूरी एक एरिया है पूले कुमरी एरिया में ही एक अफ़गान आर्मी का कैंप है, नाम है कैंप वतन। उसी के बीच में मेरा एक छोटा सा बेस था। उस बेस में हम करीब जो है टोटल 40 लोग एट अ टाइम वहाँ पे रहते थे, अमेरिकन्स, ब्रिटिश, इंडियंस, ये सब मिला के। तो अब बाकी जो है उस कैंप की सिक्योरिटी के लिए जो है लोकल अफ़गान आर्मी हायर की गई थी, वो कैंप की सिक्योरिटी करती थी। बाकी पूरा एरिया ही आर्मी बेस का एरिया था वो। टोटल वहाँ पूरे बेस में करीब 4 से 5 हज़ार सैनिक थे। और कोई भी जब यूएस आर्मी बेस बनाती है या यूएस गवर्नमेंट बेस बनाती है तो उस बेस के मल्टीपल लेयर सिक्योरिटी होती है। तो मल्टीपल लेयर जो सिक्योरिटी थी वो सब पूरा वहाँ मेंटेन थी। जो वहाँ मेरा काम था जो है आईटी मैनेजमेंट का। तो आईटी का जो मेन काम होता है, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, डेटाबेस, ये सब चीज़ें जो होती हैं, इंटरनेट कम्युनिकेशन, इन सब का मैनेजमेंट में ये मेरा काम था उस बेस के अंदर। बाकी वहाँ पे जो बेस का जो मेन रोल था ये था बेसिकली जो वहाँ की स्पेशल फोर्सेस थी अफ़गान गवर्नमेंट की, अफ़गान आर्मी की, अफ़गान गवर्नमेंट की जो स्पेशल फोर्सेस होती हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते थे। जैसे एक पार्टिकुलर जो है ग्रुप का नाम था पीपीएस, प्रेसिडेंशियल प्रोटेक्शन सर्विसेज, डीपीएस, डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन सर्विसेज। तो इसमें क्या था कि पीपीएस जो मतलब प्रेसिडेंट हाउस का, प्रेसिडेंट का, इनकी जो सिक्योरिटी संभालते थे। डीपीएस मतलब जो यहाँ इनके यहाँ जो है मिनिस्टर्स वगैरह हो गए, एमपीज वगैरह हो गए, इनकी सिक्योरिटी संभालते थे। उनको जो यूएस गवर्नमेंट यहाँ से बैठ के मेरे कैंप पे स्पेशल ट्रेनिंग प्रोवाइड करती थी। ये मेरा जो कैंप है ये करीब पिछले 10 साल से चल रहा था। अब तो है ही नहीं, अब तो ख़त्म हो गया। तो 10 साल से चल रहा था ये। आप जैसे हालात वहाँ पे जब ख़राब हुए अफ़गानिस्तान में, उसके बाद आप वहाँ से निकले हैं, उसके बाद वहाँ पे आए हैं? वो क्या था, हालात ख़राब हो रहा था। सबको पता था कि तालिबान वाले एक्टिव हो गए हैं, कांधार ले लिया, मजार ले लिया, हिरात ले लिया।
सबको पता था, ये भी सबको पता था कि 50 किलोमीटर तक पहले भी आ चुके हैं। 10 तारीख को ही वो 50 किलोमीटर पहले आ चुके थे, सबको पता था, सबको इंटेलिजेंस था वहाँ पे, मालूम था। लेकिन ये सबको ये पता था कि एक मन में ये भी था, सबको नॉलेज था कि एटलीस्ट काबुल को तो ये अटैक इस तरह से नहीं करेंगे। काबुल में आने के पहले काफ़ी इनको सोच विचार करना पड़ेगा। आर्मी एक्टिव है यहाँ पे, आर्मी कुछ न कुछ एक्शन लेगी, अफ़गान आर्मी। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आर्मी ने कोई एक्शन लिया ही नहीं, ये घुस गए काबुल में। ऐसी परिस्थितियाँ क्यों बनी, कुछ इसके नहीं, परिस्थितियाँ वही आपको बताया ना कि मतलब एक तरह से बीच में हुआ भी क्या था, किसी 10 या 12 के आसपास जो इनके रक्षा मंत्री हैं अफ़गानिस्तान के, उनका इस्तीफ़ा ले लिया गया था। तो कुछ एक आर्मी के आपस में भी गुस्सा हो गया, जो भी रहा हो, मतलब तो इनके जो है रक्षा मंत्री जो भी हैं, उनका जो है इस्तीफ़ा हो गया था। इस्तीफ़ा देने के बाद उन्होंने कुछ स्टेटमेंट भी उस टाइम दिया था कि गवर्नमेंट हमारे साथ सही से कोऑर्डिनेट नहीं कर रही है, क्या है जो भी है। तो कुछ इनका अपना इंटरनल इश्यू रहा हो, जो भी रहा हो, उन्होंने काबुल में भी फाइट नहीं किया है। सोशल मीडिया पे तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं कि तालिबानी किस तरह से वहाँ पर बर्बरता कर रहे हैं महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ और मतलब सिविलियंस के साथ। क्या इसमें कितनी सच्चाई है, क्या लग रहा है? जो बहुत बहुत वीडियोज़ हैं, वो वीडियो प्रेजेंट के नहीं हैं। वो वीडियोज़ बहुत सारे पुराने वीडियोज़ हैं। वर्तमान में इस तरह की कोई बर्बरता वाली जो है सिचुएशन वहाँ पे नहीं है। अब ये क्रॉस फायरिंग में अब कहीं जो है आर्मी की और तालिबान की फ़ाइट हो रही है, बीच में कोई आ गया क्रॉस फायरिंग में, उसकी डेथ हो गई, वो एक अलग केस है। बर्बरता वाला ऐसा सीन फ़िलहाल अभी तक मतलब काबुल सिटी में तो ऐसा कहीं नहीं हुआ, और प्रोविंसेस में भी ऐसा कोई बर्बरता वाला सीन अभी तक नहीं आया हुआ है। एक आध कोई रेयर केस हो तो उसमें हम नहीं कह सकते। जैसे एक केस हुआ था, एक जो है एक कॉमेडियन था जो है मज़ार साइड में, कॉमेडियन की हत्या कर दी थी, गाड़ी में बैठा के उसको ले गए, गाड़ी में बैठाए, उसका वीडियो आया हुआ था और उसका डेथ, उसको भी मार दिए थे। तो कुछ इस तक रेयर केसेज हैं। अब ऐसा कोई मतलब एक जनरलाइज केस नहीं है कि पूरी पब्लिक को परेशान कर रहे हैं, क्योंकि इस बार का जो उनका मोटिव यहाँ आने का है वो शासन करना। तो शासन करने के लिए अगर आप पब्लिक के साथ ही जो है कोऑर्डिनेट नहीं करोगे तो आप शासन नहीं कर पाओगे। तो इस बार का उनका मोटिव दूसरा है, मोटिव है शासन करना। पहले वाले शासन में आप देखो, जो 1990 से लेकर 2000 तक का जो इनका शासनकाल था, उस शासनकाल में ये बर्बरता बहुत ज़्यादा पब्लिक पे कर रहे थे। अब इतने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए थे, जैसे टीवी नहीं देखना है, टीवी घर में आप नहीं लगा सकते, आप गाना नहीं सुन सकते, रेडियो नहीं सुन सकते। इस बार का माहौल अलग है। इस बार तालिबान, जो खुद तालिबान है, उनके हाथ में भी आईफ़ोन है, वो भी गाना सुन रहे हैं, वो भी टीवी देख रहे हैं, वो भी न्यूज़ सुन रहे हैं। तो इस बार का माहौल अलग है। लेकिन जो एक उनके यहाँ जो शरिया लॉ होता है, तो शरिया लॉ तो लागू करेंगे, उनका पहले से ही प्रॉमिस है, हम शरिया लॉ लागू करेंगे। और शरिया के साथ साथ जो इनके जो कबीलाई जो कानून होते हैं, उसको भी थोड़ा सा उसमें मिक्स मैच कर देते हैं। तो वो सब मिक्सचर एक तरह से कॉकटेल बना देते हैं, जो है कबीलाई जो उनके रूल हैं, और कबीलाई के साथ साथ अपना जो शरिया लॉ है, तो एक मिक्सचर बना के जो है यहाँ पे रूल बनाया जाता है। अब उस रूल को पब्लिक लाइक नहीं करती है, ऑब्वियस है, कोई भी पब्लिक इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं झेल पाएगी। लेकिन अब तालिबान है तो वो रूल लागू करेगी, सबको झेलना पड़ेगा। तो पब्लिक भी अपने आप को धीरे धीरे जो है उस तरह के रूल के लिए एकोमोडेट कर रही है कि हम भैया उस रूल के अंदर ही हमको रहना है। तो अपने आप को उस तरह से बना रही है कि हमको इस रूल को फॉलो करना पड़ेगा आगे चल के। पिछले 2-3 महीने से ही जो है सब लोग इस तरह से मतलब थोड़ा सा अपने आप को चेंज कर रहे हैं, इस तरह से कि कुर्ता पहनो, ये पहनो। वहाँ के लेडीज़ भी बुर्का उर्का पहनना स्टार्ट कर दी हैं। सबको एक पता था इंटरनली कि तालिबान तो आएगा ही आएगा, ये होने वाला है। ये होने वाला है। अच्छा, आप वहाँ से निकले कब हैं अफ़गानिस्तान से? निकलने का मेरा एग्जैक्ट डेट था 14 अगस्त को। ये कुछ इनपुट था पहले से कि 15 को शायद ये लोग इंटर करेंगे। आर्मी का कोई रिस्पांस है नहीं। अगर आर्मी को रिस्पांस लेना होता तो जब काबुल से 15 किलोमीटर दूर तालिबान खड़ा हुआ है, आर्मी जाके वहाँ फाइट करती, उनको भगाती। आर्मी शांत बैठी हुई है, आर्मी कोई एक्शन ले नहीं रही है। तो कुछ इनपुट यूएस वालों को हो गया था कि लग रहा है कि ये लोग 1-2 दिन में घुस जाएंगे अंदर। तो एग्जैक्टली 14 तारीख को शाम को 4 बजे के आसपास हमारे यूएस एम्बेसी से मेरे जो है कैंप, जो बेस कैंप है हमारा, बेस कैंप के मैनेजर को कॉल आता है कि आपको ये कैंप विदिन 2 आवर खाली करना है। तो विदिन 2 आवर खाली करने का मतलब है कि 2 घंटे में आपको जो भी एक्टिविटी यहाँ परफॉर्म करनी है आप करो, और 2 घंटे बाद चॉपर आएगा, चॉपर में बैठो और निकलो। तो चॉपर में बैठने का मतलब है कि टोटल हमारे कैंप में उस टाइम करीब 40 लोग थे। 40 इंटरनेशनल, मतलब जो फॉरेनर्स थे वो 40 लोग थे। उसमें 5 इंडियन, 20 के आसपास जो है यूएस वाले थे, और 15 के आसपास ब्रिटिश नागरिक थे। तो ब्रिटिश नागरिक एक्चुअली वो हमारे कैंप की सिक्योरिटी के लिए थे, और 20 जो यूएस के डिप्लोमेट्स थे वो वहाँ पे थे। तो 4 बजे जब कॉल आई, कॉल आने के बाद अब जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, जैसे मेरा IT डिपार्टमेंट है, लॉजिस्टिक है,
आर्म एंड एनिमेशन के लिए जो स्टोरेज डिपार्टमेंट है, तो सबके अपने अपने टास्क होते हैं। मतलब इवैक्यूएशन का मतलब है कि एक सबके पास सेट ऑफ रूल्स हैं कि आपको ये चीज़ें परफॉर्म करनी है इवैक्यूएशन में। ऐसे मेरा काम आईटी का है, तो मुझे पता है कि 2 घंटे का टाइम है, इस 2 घंटे में जितने भी डेटा हैं कैंप के, उनका बैकअप लेना है, और जितने भी वहाँ पे रिसोर्सेज, आईटी रिसोर्सेज हैं, लैपटॉप, कोई भी स्टोरेज डिवाइस है, उसको वहाँ पे नहीं छोड़ना है कैंप के अंदर, सबको डिस्ट्रॉय करना है कि कहीं से भी कोई भी डेटा लीक ना हो कैंप के अंदर का। तो हमने अपना काम किया, हमने 2 घंटे में जितने भी लैपटॉप वगैरह सब जो है कलेक्ट करवाया लोगों से, करवा के डेटा वगैरह कुछ जो बैकअप नहीं था, बैकअप लिया 2 घंटे का इमीडिएट, और सारे लैपटॉप वगैरह मैंने अपना डिस्ट्रॉय किया। उसी तरह से जैसे हमारा लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट है, लॉजिस्टिक के अंडर में काफ़ी आर्म्स व्हीकल थे, जैसे लैंड क्रूज़र, सब आर्म्ड व्हीकल जो होती हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, उनको उन्होंने डिस्ट्रॉय किया, क्योंकि बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ अगर तालिबान के हाथ लग जाएंगी तो वो अपने आप में थोड़ा सा और पावर बढ़ जाएगा उनका। 40 गाड़ियाँ एक साथ, तो ऑब्वियसली है, उसको डिस्ट्रॉय किया गया। इसी तरह से जिसके अंडर में जो है आर्म एंड एनिमेशन था, सारा आर्म एंड एनिमेशन उन्होंने डिस्ट्रॉय किया 2 घंटे के अंदर अंदर। और डिस्ट्रॉय सब कुछ होने के बाद, जैसे ऑफिस मैनेजमेंट का है, तो ऑफिस मैनेजमेंट के पास जितने भी लोकल्स के रिकॉर्ड हैं, फ़ोटोज़ हैं, कहीं किसी भी ऑफिस में किसी ने कहीं ऑर्गेनाइजेशन चार्ट लगा रखा है, कहीं फाइल रख रखी है, तो सारा ढूंढ ढांड के पूरा एक जगह कलेक्ट करके वो भी सब जलाया गया। कहीं भी एक भी लोकल का नाम वहाँ कैंप के अंदर न दिखे। कल को तालिबान आए और उसको मिल जाए, भैया ये फ़ोटो है, ये बंदा इस जगह पे रहता है, उसका डेथ निश्चित है। ये तालिबान का ये पहले भी पिछले 20 साल का रिकॉर्ड रहा है। कोई भी अगर उनको मिल जाता है लड़का कि ये यूएस के साथ काम कर रहा है या गवर्नमेंट के साथ, मतलब गवर्नमेंट को तो उतना ही परेशान नहीं करते, लेकिन अगर कोई ऐसा मिल गया कि ये यूएस के साथ काम कर रहा है, तो उसकी हत्या निश्चित है। वो तालिबान उसको मार देगा किसी न किसी बहाने। तो ये पहला प्रायोरिटी रहता है कि किसी लोकल का रिकॉर्ड कैंप के अंदर ना रहे। अच्छा, वहाँ से जैसे आप जो दिखा रहे हैं कि तमाम टीवी चैनलों में चल रहा है, भगदड़ मची हुई है लोगों को भागने के लिए, वहाँ पे कई लोग अपील कर रहे हैं सोशल मीडिया पे कि हमको यहाँ से ले चलिए इस देश से। हाँ। तो या ऐसी स्थिति वहाँ पे वास्तव में है? ऐसी स्थिति वास्तव में है। वास्तव में इसलिए कि पब्लिक के अंदर एक डर का माहौल है। डर का माहौल इसलिए है कि अब तालिबान के पिछले शासन को सबने देखा हुआ है। जो देखा हुआ है, जो यंग जनरेशन है, उसने नहीं देखा, लेकिन उसने सुना हुआ है, अपने पुरखों से सुना हुआ है, तालिबान ऐसे था। अब 2000 के बाद जो जनरेशन है, जो 12 साल के 15 साल के लड़के लड़कियां हैं, अब वो बंदिशों को झेल नहीं पाएंगे, कि उन्होंने जो है ये 20 साल डेमोक्रेसी में गुजारा हुआ है। अब डेमोक्रेसी में उनके ऊपर कोई बंदिश नहीं थी। अब जो तालिबान का रूल है उसमें तो है कि 13 साल से ऊपर की लड़कियां बुर्का पहन के घूमें। अब 13 साल के ऊपर की लड़कियां बुर्का, अब जो नहीं कभी पहना, 15 साल 18 साल की एज हो गई, वो कभी नहीं पहना, तो उसको तो फिर एक बंदिश समझ में आएगी। तो इसलिए मतलब भगदड़, अब कोई माँ बाप नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा इस रिस्ट्रिक्शन में यहाँ पे रहे। पैसा है, आप समृद्ध हो, तो आपकी कोशिश होगी कि मैं कंट्री छोड़ दूँ। तो इसीलिए सब लोग जो है भगदड़ मची, जिसके पास कहीं का वीज़ा था, किसी के पास टेम्परेरी वीज़ा है, विजिट वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा है, तो हर कोई मतलब अपने वीज़ा का इस्तेमाल विदिन 2 डेज़ करना चाहता है कि तालिबान के आने के पहले या तालिबान आ गया उसके बाद भी मैं अपने वीज़ा को यूटिलाइज़ करूँ और कंट्री ये छोड़ूँ। तो इसलिए भगदड़ मची। लोग एकाएक मतलब सब एयरपोर्ट की तरफ कूच कर गए। आप अपने सफ़र के बारे में बताइए, आप चापर से कैसे आए, और यहाँ मतलब आपका घर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में है, तो ये पूरा सफ़र कैसे रहा आपका यहाँ आने का? मेरा सफ़र जो है स्टार्ट हुआ जब 14 को जो है 4 बजे शाम को यूएस एम्बेसी से कॉल आई। तो कॉल आने के बाद जो है 2 घंटे का जो हमारे पास टाइम था, हमने अपनी एक्टिविटीज़ को कैंप के अंदर परफॉर्म किया, जो हमारी सेट ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं। अपने जो है जो भी डेटा वगैरह डिस्ट्रॉय करने के बाद 6 बजे के आसपास जो है फिर हम चले गए अपने रनवे पे, जो हमारा बेस के अंदर रनवे है, जहाँ पे चॉपर वगैरह लैंड करते हैं। तो वहाँ पे जाने के बाद फिर 6 चॉपर आया, जो है चिनूक विमान जो होता है। तो चिनूक आने के बाद एक चिनूक पे 5-5, 6-6 लोग अपना उस पे बैठे, और हम लोग एग्जैक्टली अपने बेस कैंप से काबुल एयरपोर्ट पे, वहाँ पे जो है हमको उतारा गया। काबुल एयरपोर्ट बेसिकली, वहाँ एयरपोर्ट के 2 पार्ट हैं। 50% एरिया जो है वो सिविलियन एयरपोर्ट है, और 50% एरिया जो है वो यूएस गवर्नमेंट के पास है, उसका एक्सेस। वहाँ पे कोई सिविलियन फ़्लाइट नहीं लैंड होती, और ना कोई वहाँ सिविलियन जाता है, और केवल पूरा एक्सेस ही जो है यूएस गवर्नमेंट के पास है। तो हम लोग उसी यूएस गवर्नमेंट वाले पार्ट में गए। ये 14 को नियर अबाउट 6:15-6:20 के आसपास वहाँ गए। हमको रूम अलाट हुआ, हम लोग अपना रूम में स्टे किए पूरा नाइट। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद 10-11 बजे के आसपास जो है फिर एक मीटिंग हुई। मीटिंग में कहा गया कि
आप लोगों को यहाँ से जो है यूएस की जो है C-17 विमान से ग्लोब मास्टर उनका होता है, बड़ा वाला हेलीकॉप्टर वो जो है जहाज़ होता है, जिसमें करीब 200-300 लोग एक साथ बैठ सकते हैं, या मतलब स्पेशली वो मालवाहक विमान होता है C-17, इंडिया के पास भी है। तो उसी C-17 से ये बोला गया कि आप लोगों को इससे जो है दोहा या कुवैत भेजा जाएगा, क्योंकि दोहा में यूएस एयरफोर्स का बेस है, कुवैत में भी यूएस एयरफोर्स का बेस है। तो इवैक्यूएट करने के लिए सबसे नियरेस्ट जो प्लेस था यही था कि यहाँ से जो है जितने भी लोग हैं सबको दोहा या कुवैत भेजा जाएगा। कोई कंफर्म नहीं था कि कौन किस लोकेशन पे जाएगा। तो सब अपना रेडी थे, सब अपना लगेज वगैरह लेकर के हम लोग रनवे के आसपास आ गए थे वहाँ पे। तो रनवे आने के बाद एक पहली फ़्लाइट लगभग 2 बजे, मतलब 1 से 2 के बीच में, एग्जैक्ट टाइम तो घड़ी वॉच नहीं देखा था मैं, लेकिन 1 से 2 के बीच में कोई एक मतलब C-17 कुवैत या दोहा कहीं से एक आई। उसमें यूएस सोल्जर आए थे। क्योंकि यूएस ने कमिट किया था कि हम यहाँ पे 3,000 सोल्जर एडिशनल भेज रहे हैं अपने जो है नागरिकों की सिक्योरिटी के लिए, एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के लिए। जब तक हम सारे अपने पीपल को इवैक्यूएट नहीं कर लेंगे तब तक ये फ़ोर्स हमारी सुरक्षा करेगी, कम से कम एडिशनल फ़ोर्स। तो 3,000 का उन्होंने कमिट किया हुआ था। तो वही C-17 से सारे जो सोल्जर थे वो आ रहे थे। तो 2 बजे के आसपास पहला जो है C-17 लैंड किया है। तो कुछ लोग का एक बैच फिक्स था कि ये बैच पहले निकलेगा, ये बैच बाद में निकलेगा। तो कुछ लोग उस पर बैठे अपना वहाँ से निकल गए। उसी के अराउंड 2 बजे के पास ही आसपास ही जब वो पहली फ़्लाइट जो है यहाँ से गई, तुरंत ही क्या हुआ कि कुछ तालिबानियों ने तब तक जो है सिविल एयरपोर्ट के आसपास ही पहुँच गए थे। सिविल एयरपोर्ट पे इनका कब्जा हो चुका था और वहाँ से इन्होंने कुछ RPG फायर की। RPG मतलब जो हाथ पे रख के फायर करते हैं बड़े-बड़े गोले, तो ऐसे लंबी वाली जो तोप होती है, तो उन्होंने RPG दागा। तो RPG से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि RPG का टारगेट जो होता है, वो टारगेट किए थे हेलीकॉप्टर्स वगैरह जो वहाँ पे उड़ रही थी, उसको वो टारगेट लेके जो है फायर किए। 5-6 जब ये फायर किए उसके बाद यूएस आर्मी ने एक्शन लिया और कुछ देर लड़ाई हुई इनकी, जो है गोलीबारी हुई काफ़ी। गोलीबारी में कुछ लोग मरे भी होंगे, उस साइड हम लोग देख नहीं पाएंगे, हम लोग अंदर थे। हमारे पास जितने भी लोग वहाँ पे बेस के पास या रनवे के पास थे, तुरंत अनाउंसमेंट हुआ कि आप लोग किसी कवर्ड एरिया में चले जाओ। कवर्ड एरिया मतलब बिल्डिंग्स वगैरह जो भी हैं, इस तरह की सेफ्टी बनाई जाती है वहाँ पे, जो यूएस आर्मी की है कि छोटे मोटे RPG वगैरह गिरने पे कोई उस पर इफेक्ट नहीं होता। तो हम लोग सब अपना कवर्ड एरिया में चले गए। 6 बजे के आसपास जाके फिर जो फाइटिंग थी वो क्लियर हुई। फाइट में फिर एकदम फिर क्लियर होने के बाद फिर से जो है C-17 आना स्टार्ट हो गया। C-17 जब आना स्टार्ट हुआ तो लास्ट जो भी C-17 आता था उसमें यूएस आर्मी ही आती थी, और यहाँ से फिर जो लोग बैठे हुए थे वो उस पर सवार होते, वो अपना दोहा या कुवैत जाते थे। लास्ट में जो मेरी फ़्लाइट थी करीब एग्जैक्टली 10:30 या 10 o'clock के आसपास C-17 पे हम लोगों को बैठाया गया, जो हमारी पूरे कैंप की टीम थी, और साथ में और लोग भी करीब उसमें 120 या 125 लोग के आसपास उस C-17 में बैठे थे। हम लोगों को सीधे ले जाया गया दोहा। हम लोग पहुँचे हैं करीब मतलब 16 को रात में 1 बजे के आसपास। 1 बजे के बाद अब वहाँ काफ़ी भीड़ थी, मतलब एक तरह से जितने लोग यहाँ से जा रहे थे दोहा या कुवैत ही जा रहे थे, जो निकाले जा रहे थे, तो काफ़ी लोग वहाँ पहले से ही मौजूद थे। हम लोग पहुँचे हैं, उसके बाद भी काफ़ी लोग आए हैं, तो वहाँ भी काफ़ी मतलब एक तरह से रश टाइप का माहौल हो गया था, भीड़ ज़्यादा हो गई थी। अब वो जो एयरफोर्स थी उनके लिए भी मतलब प्रॉब्लम हो गई। वो बोले हमारे पास कोई इंस्ट्रक्शन ही नहीं क्या करना है। तो फिर हम लोग अपना चेयर पे ही बैठ के रात गुजारे। सुबह फिर मॉर्निंग में 7 o'clock ब्रेकफास्ट आया किए हुए अपना। फिर उन्होंने सबका जो है PCR टेस्ट स्टार्ट कर दिया करना, क्योंकि PCR टेस्ट तो आजकल कहीं भी आप जाओ तो मैंडेटरी टाइप का हो गया है। PCR टेस्ट स्टार्ट किया। PCR होने के बाद शाम करीब 2 बजे के आसपास रिजल्ट मिला। तब तक उनके पास कुछ इंस्ट्रक्शन आ गई होगी ऊपर का था ऊपर से। तो उन्होंने जो है बोला कि आप लोगों को यहाँ से कुवैत भेजा जाएगा। कुवैत के लिए फिर कुछ लोगों को सिविल फ़्लाइट से, कुछ लोगों को मतलब सिविल फ़्लाइट जो भी कतर एयरवेज़ की उसको लेकर के उससे भेजे, कुछ को जो है अपना एयरफोर्स के विमान से भेजे। तो हमको भी जो है हम लोगों को भेजा गया यहाँ से फिर कुवैत लगभग शाम को 4 बजे के आसपास। कुवैत हम लोग पहुँचे हैं 7 से 8 के बीच में कुवैत लैंड किए। अब कुवैत लैंड करने के बाद जो है वहाँ से फिर हमको ले जाया गया सिविल एयरपोर्ट। सिविल एयरपोर्ट पे एम्बेसी वाले पहले से ही अपना अरेंजमेंट करके रखे हुए थे। हम लोगों को शो किया गया एज ए ट्रांजिट, क्योंकि हम तो बिना किसी इमिग्रेशन के अफ़गानिस्तान से बाहर निकले थे। डायरेक्टली एज ए इंडियन सिटीजन अगर हम जाएंगे तो हम तो क्राइम कर रहे हैं, हमको तो जेल में डाल दिया जाएगा, ऑब्वियस है। तो यूएस एम्बेसी वाले अपना सारा अरेंजमेंट पहले से करके रखे हुए थे। हमारी पूरी टीम थी और भी लोग थे, तो सबका अरेंजमेंट किया हुआ था उन्होंने पहले से ही कि जो भी आएगा मतलब ये इवैक्यूएट होकर अफ़गानिस्तान से आ रहे हैं, उनके लिए कोई भी रूल फॉलो नहीं होगा, वो यहाँ से एज ए ट्रांजिट ही शो किए जाएंगे। तो एज ए ट्रांजिट हमको शो किया गया।
हम लोग फिर अब अगर आप एज ए ट्रांजिट हो उस कंट्री में, आप कहीं बाहर तो जा नहीं सकते, क्योंकि आपके लिस्टेड होटल्स होते हैं उनके, जो ट्रांजिट होटल्स होते हैं। तो हम लोगों को एक होटल में ले जाकर रोका गया। नेक्स्ट डे फिर अबाउट 12 o'clock कुछ लोग यूएस एम्बेसी से आए। उन्होंने बोला कि आप लोगों को आज ही हम यहाँ से निकालेंगे, फ़्लाइट आपका अरेंज कर रहे हैं। फिर 2 बजे के आसपास फिर बताया कि आपकी फ़्लाइट हो चुकी है, आपको चलना है। हम लोग पहुँचे हैं 4 बजे के आसपास, जो है कुवैत से फ़्लाइट थी दुबई की। दुबई आए, दुबई से फिर वापस इंडिया करीब हमने यहाँ पे 18 को रात में 3 बजे के आसपास लैंड किए हैं, ढाई बजे के आसपास एग्जैक्टली। ये पूरा प्रोसेस था उस मतलब इवैक्यूएट होने का, लगभग पूरा 14 से लेकर 18 तक यही सब चलता रहा। हमारे साथ थे यूएस आर्मी के साथ काम करने वाले अशोक सिंह जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से वहाँ का माहौल है, किस तरह से तालिबानियों ने अफ़गानिस्तान पर कब्जा किया, और वहाँ पर एक जो डर और भय का माहौल है लोगों में, उसके बारे में भी इन्होंने बताया। हालांकि जो सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं तालिबानियों की बर्बरता का, उन्होंने बताया कि ये फेक है। इस तरह के वीडियो अभी, इस तरह का कोई मामला अभी तक फ़िलहाल सामने नहीं आया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। धन्यवाद।